हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ इस प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपने उस बेसिक नॉलेज का अध्ययन कर लिया है, जिसमें आपको बेसिक इसमें सूत्र जो काम में आने वाले हैं उन सभी का अध्ययन करवाया गया है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो आपको बिल्कुल भी समस्या, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है अब इन प्रश्नों को हल करने में। आइए प्रश्न संख्या 1 से हम हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 जो है वो इस प्रकार से है कि दी गई आकृति में बिंदुओं पी क्यू आर एस के निर्देशांक लिखिए। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो यहाँ निर्देशांक की बात हो रही है। यहाँ हमने ये आकृति बनाई हुई है। यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस के निर्देशांक लिखने दोस्तों, पी क्यू आर एस के। अब आपको यहाँ बिंदु दिख रहे होंगे इस आकृति में, पी क्यू आर एस कहाँ है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, या अगर आपने नहीं सुना है, नहीं समझे तो ध्यान दीजिए। पहले अक्ष का कोऑर्डिनेट आता है, फिर उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट आता है। तो दोस्तों, अक्ष का कोऑर्डिनेट आप बिंदु P की जब बात कर रहे हैं तो ये अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। इस अक्ष जो है और y अक्ष है वो जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस तरफ सभी धनात्मक मान, इस तरफ सभी ऋणात्मक मान होते हैं, ऊपर सभी धनात्मक और नीचे सभी ऋणात्मक मान होते हैं। तो यहाँ P के लिए अक्ष की बात करें तो ये जो है अक्ष पे देखिए, ये P का कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है, P के बिंदु अक्ष के बिंदु 5 पे आ रहा है। तो यहाँ अक्ष का जो P का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो 5 हो जाएगा। और बिंदु P की हम बात करें उसके y अक्ष के कोऑर्डिनेट की, तो देखिए P जो है वो y अक्ष किस बिंदु पे है, 3 पे। तो बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक है वो 5 और 3 हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे Q की। तो Q का जो अक्ष का कोऑर्डिनेट है, देखिए Q जो है अक्ष पे कहाँ आके मिल रहा है जी, बिल्कुल -4। और हम बात करें क्योंकि बिंदु y अक्ष की, y अक्ष पर स्थित बिंदु की, तो y अक्ष पर देखिए कहाँ मिल रहा है 6 पे, तो इसका -4 और 6 इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। हम बात करें r की, तो r देखिए तीसरे और चौथे कोऑर्डिनेट में आपको समस्या हो सकती है, तो आप यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखें। r जो है यहाँ पे देखिए कि अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, तो r जो है वो अक्ष को बिंदु -3 पे काट रहा है, तो आप यहाँ -3 लिख देंगे। और उसके बाद में आप ध्यान देंगे कि r जो है वो y अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, तो वो बिंदु है -2। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट r के हो जाते हैं -3 और -2। हम बात करें यहाँ बिंदु s की, तो s जो है वो अक्ष को देखिए बिंदु 1 पे काट रहा है और s जो है वो y अक्ष को बिंदु -5 पे काट रहा है। तो ये जो है हमें बिंदु P Q R S के कोऑर्डिनेट जो है वो प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हम बात करें इसके प्रश्न संख्या 2 की। देखिए प्रश्न संख्या 2 में यहाँ एक में पूछा गया कोऑर्डिनेट जो है बिंदु दर्शाए हुए हैं, कोऑर्डिनेट पूछे गए, निर्देशांक पूछे गए। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको निर्देशांक दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट उसको जो है निर्देशांक ज्यामिति में उसको शो करना है, दर्शाना है। तो उसके लिए देखिए आप पहले यहाँ ये देख लें कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पहले आप अक्ष का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, वो उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। तो जो निर्देशांक आपको दिए गए हैं वो देखिए प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। और यहाँ जो बिंदु दे रखे हैं 1 और 2, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है -1 और +3, और फिर -2 और -4। उसके बाद लिखा है चौथा जो 3 -2 दोस्तों। उसके बाद पांचवा जो लिख रखा है वो है 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 और 0 और 3। ये बिंदुओं को हमें दर्शाना, तो यहाँ देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ आपको ये अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पे सभी इस तरह प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 जितनी हमें आवश्यकता है वो सारे अंक इस तरफ लिखना है। इस तरफ सभी माइनस में होते हैं, -2 -3 -4। इस तरफ सभी प्लस में होते हैं, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 ये 5 6 जितने हमें जरूरत हो उतने आप लिख लेंगे। यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5। अब आप देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 2, तो अक्ष का देखिए 1 है और y का है 2, तो आप अक्ष का जो 1 है उसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जब तक 2 नहीं आ जाते। तो ये देखिए यहाँ बिंदु स्थित है और इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए A कोई बिंदु है और इसके कोऑर्डिनेट है दोस्तों 1 और
2 आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप बात करें इसके बिंदु दूसरे वाले की जो -1 और 3 है, तो -1 देखिए x का यहाँ पे है और प्लस का 3 कहाँ है यहाँ, तो ये बिंदु इस प्रकार से होगा, -1 से प्लस का 3y का, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया इसके -1 और 3 से आप बी बिंदु दे सकते हैं। उसके बाद आप करें बात तीसरे बिंदु की -2 -4, तो x का भी -2, तो x का -2 यहाँ पे है और y का दोस्तों -4 है, तो y का -4 यहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट हो गए -2 और -4। इसके बाद आप बात करें 3 और -2 की, तो x का 3 और y का -2, तो x का 3 यहाँ से शुरू होगा और -2 इस तरफ, तो बिंदु होगा यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए यहाँ इन 2 बिंदुओं पर विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। पहली बार अगर आप सीख रहे हैं तो x का 2 है और y का 0 है दोस्तों, तो x का 2 यहाँ पे है और y का 0 यहीं पे है, तो वो बिंदु जो है वो यहाँ 2 पे ही लगेगा। और ये आपको ज्ञात हो कि बिंदु यहाँ देखिए अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं 0 है, जो हमने आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। ये बात आगे भी अपने काम में आने वाली है। या देखिए x का 0, तो x का 0 यहीं पे और y का 3, तो दोस्तों बिंदु यहाँ स्थित होगा 0 और 3। तो ये है इसका दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में दोस्तों हमें एक आयत से चित्र बनाया गया है इस निर्देशांक ज्यामिति में, जिसके 3 जो शीर्ष हैं उनकी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और एक शीर्ष का कोऑर्डिनेट हमें पूछा गया है जो चौथा शीर्ष है। दोस्तों आपको ज्ञात हो कि आयत किसे कहते हैं, पहले अगर इस बात का आप मतलब आपको ज्ञान है इस चीज का, आयत की परिभाषा का, तो आप हल कर पाएंगे इस प्रश्न का जो चौथा कोऑर्डिनेट जो आपको पूछा गया है उसका मान। दोस्तों आयत की परिभाषा अपने कक्षा छोटी जो कक्षा होती है 3-4 में आपने पढ़ लिया था, और हम आपको आज बताते हैं फिर से एक बार। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। दोस्तों आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, क्योंकि आयत में 4 कोण होते हैं, तो 90-90 डिग्री के होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी यहाँ देखिए हमें जो प्रश्न दे रखा है वो इस प्रकार से है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0, तो देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 आपको यहीं पे दे रखा है, ये बिंदु O है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है P है, जिसका 3 और 0 है, तो x का 3 है और y का 0 है, तो बिंदु यहाँ पे स्थित होगा 3 और 0, ये बिंदु है P, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको लिखा है और r का मान है 0 और 4, तो x का 0 और y का 4, दोस्तों बिंदु यहाँ स्थित होगा 0 और 4, जिसे लिखा गया है r। तो ये इसने ये लिखा हुआ है, आलेखित किया गया है। यदि OPQR एक आयत है दोस्तों, OPQR जो है वो एक आयत है, तो आपको Q बिंदु जो है उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने, चूंकि देखिए P R और OK तो दिए हुए हैं, हमें ज्ञात करना है Q के कोऑर्डिनेट। तो Q बिंदु ये एक आयत बना रहा, तो Q बिंदु इस प्रकार से होगा, देखिए यहां से हम इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह बिंदु P से मिला देंगे, यहाँ पे जो है वो Q कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। तो Q के निर्देशांक क्या हो गए अभी आप देख सकते हैं, हमने अभी पहले प्रश्न में ही देखा है। तो Q जो है वो देखिए अक्ष का 3, तो यहाँ 3, और Q का जो अक्ष का 3 है और y की बात करें तो y का है 4, तो ये जो बिंदु Q है उसके कोऑर्डिनेट हमें 3 और 4 प्राप्त होते हैं, जो कि एक आयत है। तो दोस्तों ये है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3। अब हम बात करते हैं इसकी प्रश्न संख्या 4 की। दोस्तों चौथा जो प्रश्न है उसमें हमें दिया गया है, कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, उन निर्देशांकों को हमें निर्देशित करना है और बताना है कि उन्हें निर्देशित करने के बाद में आपको जो आकृति प्राप्त हुई है वो कौन सी आकृति प्राप्त हुई है, आकृति का नाम बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अक्ष और वाई तल को निर्देशित करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद में जो बिंदु हमें दिए गए हैं उनको लिखेंगे। तो दोस्तों ये x अक्ष और y अक्ष है, यहाँ हमें जो बिंदु दे रखे हैं वो इस प्रकार से है। पहला है -1 और 0, तो ये देखिए -1 0, दूसरा जो है वो है 1 0, और तीसरा जो बिंदु है वो है 1 1, चौथा है 0 2, और पांचवा जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और प्लस का 1। तो आइए दोस्तों हम इन्हें आलेखित करते हैं। ये जो बिंदु है, सॉरी थोड़े ऊपर लिख दिए गए हैं बोर्ड से, 1 1 0 2 -1 और 1, और ये 1 0 और ये -1 और 0, ये बिंदु है जो हमें दिए गए हैं।
अब आप इन्हें निर्देशित करेंगे यहाँ, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है देखिए अक्ष का -1 है और y का है 0। तो अक्ष का -1 देखिए यहाँ पर है और y का 0 बिंदु यहीं पर ही होगा, -1 और 0। बात करें दूसरे कोऑर्डिनेट की तो अक्ष का 1 है और y का 0, तो अक्ष का +1 यहाँ पे है और y का 0 यहीं पर स्थित होगा। हम बात करें 1 और 1 की तो अक्ष का भी 1 और y का भी 1 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, 1 और 1। फिर बात करते हैं हम लोग अक्ष का 0, तो अक्ष का 0 यहाँ पे है और y का 2, तो दोस्तों अक्ष का 0 और y का 2 बिंदु 2 पर स्थित होगा। फिर बात करें -1 अक्ष का और y का +1 तो बिंदु होगा यहाँ पे, -1 और +1। आप इसे मिला दीजिए प्रत्येक बिंदुओं को, तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होती है ये हमें इनको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बिंदुओं को मिलाने पर हमें देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा वाली आकृति प्राप्त हो रही है। और दोस्तों 5 भुजा वाली आकृति को पंचभुज कहा जाता है। तो उपयुक्त जो बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं को मिलाने से हमें एक पंचभुज आकृति तैयार प्राप्त होती है। हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला जो 5वां प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित है। तो दोस्तों उनके शीर्ष देखिए 1 1 और दूसरे का जो शीर्ष दे रखा है वो है 2 4 और तीसरा जो शीर्ष है वो है 8 4 और चौथा जो शीर्ष है तो वो है 10 और 1। ये जो शीर्षों से बनने वाली जो आकृति है वो कौन सी होगी, आपको बताना है इनको कि किस प्रकार से ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये चतुर्भुज का क्या नाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अक्ष और वाई तल बना देंगे। ये अक्ष होता है, ये अक्ष देश होता है, ये वाई और ये वाई देश, ये 0 बिंदु मूल बिंदु O होता है। इस तरफ सभी आप संख्या लिखेंगे जो धनात्मक में हो, 4 5 6 7 और ये 8। इस तरफ वे सभी संख्याएं लिखेंगे जो ऋणात्मक है, -3 -4 -5। अगर आपको जरूरत रहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, अपनी जो आकृति बनने वाली है उसके हिसाब से, जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं उनके हिसाब से आप संख्याएं आगे तक लिख सकते हैं। तो आप यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट की जो है 1 1। दोस्तों अक्ष का भी 1 और y का भी 1, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बिंदु यहाँ पे लगेगा, अक्ष का 1 और y का भी 1। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे कोऑर्डिनेट की। अक्ष का 2 है और y का 4 है। दोस्तों अक्ष के 2 से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो y का 4 हमें यहाँ प्राप्त होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ 2 और 4। इसके बाद हम बात करते हैं इस तीसरे बिंदु की 8 और 4। तो अक्ष का 8 है और y का 4 है, तो आप यहाँ से ऊपर चलेंगे तो यहाँ 4 तक आकर के रुक जाएंगे और यहाँ पे आप बिंदु लगा देंगे जो है 8 और 4। और चौथा जो बिंदु है वो अक्ष का 10 है और y का देखिए 1 है, तो ये हमें इसे आगे बढ़ाना होगा क्योंकि अक्ष का 10 है, हमने 8 तक लिया हुआ है। तो आप ये 9 और 10 ले लीजिए। अक्ष का 10 और y का 1 दोस्तों यहीं पे स्थित होगा, थोड़ा सा ऊपर लेंगे ना 1 यहाँ पे आ जाता, तो इसके बराबर में होगा 10 और 1। अब आप इन्हें मिला दीजिए, आपको मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से चतुर्भुज प्राप्त होता है। और दोस्तों ये एक चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि आपको ज्ञात हो कि समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो तो पैरेलल होता है, समांतर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये और ये समांतर है दोनों लाइनें, और दो जो रेखाएं दूसरा जो युग्म होता है भुजाओं का वो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पहला है, आप इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं उससे आप स्वयं ये आकृति दूसरी जो है वो बना सकते हैं कि उससे कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जो है परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है 10वीं बोर्ड में, जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6 और 7 और दूसरे जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है -1 और -5। दोस्तों यहाँ हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात हो दूरी ज्ञात करने का सूत्र कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र लगा के हम यहाँ सॉल्यूशन ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बिंदु फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ए और बी अगर नहीं भी लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ दूरी ज्ञात करनी, ये फॉर्मूला लगाना है। आपको ये ज्ञात है कि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है, तो यहाँ पे भी यही होगा, प्रत्येक स्थिति में ही होता है। इनको अलग अलग करने के लिए आप इसे x1 y1 लिख देंगे
और इसे x2 और इसे y2 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको ये ज्ञात हो कि x1 का मान -6 हो गया, y1 का 7 हो गया, x2 -1, y2 -1। तो ये मान आप सिर्फ यहाँ रखने वाले हैं जिससे आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। x2 -1 है, सूत्र वाला माइनस x1 का मान है -6, तो ये दोस्तों -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए -5 है, ये माइनस सूत्र वाला, y1 का मान है जो 7 है, इनका होल स्क्वायर, और यहाँ आगे हम करते हैं तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो +6 का होल स्क्वायर, और यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो -7 और 5 12 हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ माइनस का 1 और +6 है तो 5 से रह जाएंगे, और 12 का जब आप स्क्वायर करते हैं या आप नीचे स्क्वायर कर लीजिए दोनों का एक साथ, तो यहाँ 5 के स्क्वायर 25 होते हैं, 12 का 144 हो जाता है। दोस्तों इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप पाते हैं 169, और 169 के वर्गमूल होते हैं 13। आप मात्रक जरूर लिखें क्योंकि आप याद कर रहे हैं दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो हमें 13 मात्रक प्राप्त होती है। हम बात करते हैं इससे अगला जो दूसरा प्रश्न है उसकी, तो उसमें भी दूरी ही ज्ञात करनी है। देखिए उसमें कोऑर्डिनेट जो है वो परिवर्तित हो चुके हैं, बदल चुके हैं, पर सूत्र यही काम में आएगा जब आप दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरे में जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वह है -1 और -1, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 और -2, ये 8 और ये -2। दोस्तों आप x1 y1 इन्हें मान लेंगे, आप x2 y2 इन्हें मान लेंगे। देखिए कोई आवश्यक नहीं है आप इन्हें x1 y1 माने, आप इन्हें भी x1 y1 मान सकते हैं। जब इन्हें x1 y1 माना जाता है तो आप x2 y2 इन्हें मान लेंगे। सॉल्यूशन उत्तर आपके समान आने वाला है दोनों स्थितियों में। तो देखिए आपको सिर्फ मान रखने यहाँ पे, x2 का मान 8 है, सूत्र वाला -x1 का मान भी -1 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे, प्लस y2 का मान -2 है, माइनस सूत्र वाला y1 का मान -1 है, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएंगे। आप यहाँ इनको हल कर लेंगे, 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है, और यहाँ -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो -1 गुणा -1 करते हैं दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +1 यहाँ में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जब आप इन्हें हल करते हैं तो √82 मात्रक जो है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो हमें प्राप्त होती है। दोस्तों हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। बहुत आसान और सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा, काफी समस्या रहती है इसके तीसरे प्रश्न को हल करने की। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है वो इस प्रकार से दिया गया है, 3 उसमें 2 उसकी कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखे हैं हमें, a_t1 का होल स्क्वायर पहला, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 2a_t1। ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल इसे समझ पाएंगे प्रश्न को। दूसरा जो कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है हमें a_t2 का होल स्क्वायर, और दूसरा है 2a_t2। दोस्तों आप फिर से एक बार देख सकते हैं अपने जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या दिए गए हैं, a_t1 का होल स्क्वायर 2a_t1, और दूसरा है a_t2 का होल स्क्वायर और 2a_t2। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, अब आप देखिए इनको क्या मानने वाले हैं, ये x1 ये y1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सिर्फ यहाँ मान रखने वाले हैं इनमें, देखिए x2 y2 के। तो देखिए x2 क्या है यहाँ पे अपने पास में, x2 है a_t2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का मान देखिए a_t1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर ये सूत्र वाला, प्लस y2 का मान देखिए 2a_t2 माइनस y1 का मान है 2a_t1, और इन दोनों का होल स्क्वायर सूत्र वाला। अब देखिए आप इनको हल करेंगे और आपके पास में इनके बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, लेकिन आप a को कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यह स्क्वायर है। अगर आप कॉमन लेते भी हैं तो a का स्क्वायर जो है वो इसके साथ बाहर निकल कर आता है। तो आपने यहां से जब a कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर जो है वो a के साथ आ गया।
दूसरा अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर। वो होल स्क्वायर इस ए पे भी है और इन पे भी है। तो क्या हुआ, हमने जब ए को कॉमन लिया तो ए के साथ उसका स्क्वायर निकल कर आ गया और जो शेष है अंदर उनके साथ उनका स्क्वायर रह गया। ये की स्थिति आप इधर कर लीजिए। यहां देखिए 2a कॉमन आ रहा है, स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो उसके साथ आ जाएगा, तो 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर दोस्तों 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर रह जाता है। अब इनसे तो स्क्वायर का मतलब रहा नहीं क्योंकि आपने इनका स्क्वायर कर दिया कॉमन लेके। और यहां देखिए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अभी भी कायम है। इसके बाद हम हल करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो है कुछ परिवर्तन यहाँ जो आया है वो क्या आया, देखिए यहां आपने जो ये लिख रखा है एक सूत्र बन जाता है। यहाँ पे आपने सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है अपना बीजगणित में। तो ये ए स्क्वायर तो आप यही रख लीजिए, यहां आप वो सूत्र लगा देंगे। देखिए अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पहले यहां स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का मतलब हुआ, इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा 2 लिखते हैं ना, तो यहाँ इसका स्क्वायर है तो आपने इसको 2 बार लिख दिया, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे रख लीजिए T2 माइनस T1 क्योंकि ये आगे हमारे हल में काम में आने वाला है, इसका स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखिए ये यहां फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों स्थितियों में ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाने वाला है तो ए स्क्वायर और उसके बाद देखिए आपने यहां लिख दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो हुआ इसका सॉल्यूशन। अब इसका भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपने लिख दिया ए माइनस बी और ये a प्लस बी। इसके बाद देखिए ये 4a स्क्वायर है और ये आगे जो लिखा हुआ है वो है अपना T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब आप आगे देखते हैं अगर तो देखिए वहां जो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बन रहा है तो यहां देखिए T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 ये 2 बार है और T2 प्लस T1 और T2 प्लस T1 ये भी 2 बार है। तो आप देखिए a स्क्वायर आपने लिख दिया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, देखिए 2 बार है, जैसे अभी हमने पीछे किया था ये इसका स्क्वायर था तो इसे 2 बार लिख दिया। अब जो 2 बार लिखा तो उसे भी तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां देखिए T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और वहां से लिखेंगे 4a स्क्वायर और ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये 2 स्टेप आपके पास में, इन दोनों में आप देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसे ले लीजिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि कॉमन जो है वो आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर यहां पे भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है। तो दोनों में से जब आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या स्थिति आ जाती है आपके सामने, ये इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ये आपने कॉमन लिया, ए स्क्वायर यहां से कॉमन लिया, जो यहां है तो आपने कॉमन ले लिया। ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहां पे भी और यहां पे भी है तो इसे भी आपने कॉमन ले लिया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या सही रह गया, यहां से ये दोनों तो कॉमन आ गए तो ये रह गया ना T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और ये प्लस ये केवल 4 से रह गए यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ गया और T2 माइनस T1 भी बाहर आ गया तो ये अंदर रह जाते हैं दोस्तों। अब जब ये अंदर से रह जाते हैं तो अब आप देखिए कि जैसे अपने पास में रूट 4 होता है, रूट 4 को आप अंदर लिखते हैं 2 गुणा 2, मतलब आप लिखते हैं रूट में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर को हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सीधा 4 को जो है रूट 4 को 2 लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि अंदर अगर आपके स्क्वायर में रूट में स्क्वायर है, स्क्वायर वाली कोई संख्या है तो उसका जब स्क्वायर हटता है तो उसका रूट भी हट जाता है, मतलब इन्हें बाहर लेते हैं। जैसे ये a गुणा a है तो a जो है a गुणा a मतलब a स्क्वायर और a स्क्वायर जो है उसके वर्गमूल a हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, तो ये स्थिति रह जाती है, a आ गया बाहर। और ये देखिए T2 माइनस T1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो T2 माइनस T1 भी बाहर आ जाता है। तो अंदर क्या शेष रह जाता है, देखिए ये 4 रह जाते हैं प्लस ये T2
प्लस ये T1 का होल स्क्वायर, ये अंदर से रह जाते हैं और ये मात्रक में जो है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है प्रश्न संख्या 3 का। दोस्तों ये जो आपको दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाया गया है, ये दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो दोस्तों आप इस पे विशेष तौर से ध्यान देखें, इसकी पढ़ाई करें। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।